हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। यस, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कर रहे हैं, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस। हम अब तक काफ़ी चीज़ें पढ़ते आए हैं, ठीक है। रिकॉल, आई होप आपने सारी ही वीडियोस देखी हूँ एंड आई डोंट नीड टू डू अ रिविजन, ठीक है। हमने नेहरू जी का रोल पढ़ा था, उनका इन्फ्लुएंस पढ़ा था हमारे फॉरेन पॉलिसी में, एंड ये भी पढ़ा था कि क्या ऑब्जेक्टिव थे नेहरू जी के हमारे फॉरेन पॉलिसी में। हमारी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें थी। और ये यहाँ पे नेक्स्ट अब हम जो आते हैं, ये नया टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। टू कैंप्स कौन से हैं, क्या हैं ये कैंप? कोई ये टूर पे गए हुए या ट्रैकिंग पे जो आप कैंप लगाते हैं वो वाले कैंप नहीं हैं। दीज आर टू डिफरेंट कैंप्स, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो सुपर पावर्स थी, सोवियत यूनियन एंड यूएसए, उनके ये दो कैंप्स हैं। दे वर कॉल्ड दीज टू कैंप्स। तो इंडिया ने हमेशा, हमने पढ़ा कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई एंड उसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया, ठीक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइनमेंट और पीस चाहती है। बेसिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि हम किसी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम किसी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे, और हम आज़ादी चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। आज़ादी हमें मिल गई, हमारी बहुत मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली है। हम उस आज़ादी, उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम बचाना चाहते हैं, हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए किसी कंट्री का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हमें हर कंट्री के साथ कॉर्डियल रिलेशंस चाहिए। हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारे हम। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे DPSPs में मेंशन आर्टिकल 15 के प्रोविजंस के थ्रू हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया अंडर नेहरू जीज इन्फ्लुएंस एंड गाइडेंस, राइट। अब हमने इसीलिए भी दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हम किसी भी तरीके के मिलिट्री अलायंस से बचना चाहते थे, ठीक है। नाटो आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि है नॉर्थ एटलांटिक पीस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, एंड इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस फॉर द यूएस के ये मिलिट्री अलायंस थी। तो हम ना नाटो का पार्ट बनेंगे और ना ही हम सोवियत लीडर के मिलिट्री का पार्ट बनेंगे, जो कि था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए भी हमने दोनों कैंप से डिस्टेंस रखा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को नैम के थ्रू अचीव किया। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच क्या रही, कि हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने फॉरेन रिलेशंस को एस्टैब्लिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आज़ादी जो हमने अचीव करी है उसको रिस्पेक्ट करें। हाँ, एज अ कंट्री जो कि पूरे वर्ल्ड को में है, वी विल बी रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, द इंटरनेशनल लॉज जो भी बनेंगे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होंगे, हम चाहेंगे कि उनको सेटल डाउन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें, वी विल टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। ये पूरी चीज़ों का केयर रहेगा, लेकिन डिस्टेंस रहेगा इंडिया का हर दो कैंप से, हर सारे ही कैंप से। हम एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच हमारी क्या कहती है कि हम किसी के साथ नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे। एज फार एज पाकिस्तान गोज, तो उन्होंने यूएस लेड ब्लॉक जो मिलिट्री अलायंस था, या यूएस का ब्लॉक उन्होंने, या यूएस का कैंप पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री अलायंस से भी बचना चाहते थे, जो कि नाटो थी यूएस की, और वॉर्सो पैक्ट था सोवियत यूनियन का। नेक्स्ट अप आते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द एशियन, साउथ एशिया का पार्ट है इंडिया। एंड नेहरू जी हमेशा ये चाहते थे कि इंडिया और जो भी जितनी भी और इंडिपेंडेंट स्टेट्स एशिया और अफ्रीका दोनों में हैं, ठीक है, आ रही हैं, जो आ रही हैं इन द सेंस कहीं से निकल के नहीं आ रही हैं, आ रही हैं मतलब अपनी कंट्री में अपने सिचुएशन से आज़ादी पा के एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रही हैं, उनके साथ इंडिया का एक कॉन्टैक्ट रहे, एक कॉर्डियल रिलेशन रहे,
चाहे वो एशिया में हो चाहे वो अफ्रीका की हो। तो एक नेहरू जी का ये अप्रोच था कि कॉर्डियल रिलेशंस इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ इंडिया के होने चाहिए जो अफ्रीका और एशिया में होंगे अंडर उन्हीं के लीडरशिप में। ठीक है, नेहरू जी की ही लीडरशिप में इंडिया ने पहली एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी जो की थी मार्च 1947 में। ये आपको याद रखना है कि पहली एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, और ये किसके लीडरशिप में थी ये भी याद रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो मार्च 1947 में ये हेल्ड हुई। ठीक, फिर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, एक एफ्रो और एशियन कॉन्फ्रेंस भी हुई इंडोनेशिया में 1955 में, जिसे हम कॉमनली बांगडून कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए और इसी से इट लेटर ऑन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। तो इन्हीं सब कंट्रीज़ को उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बताई नेहरू जी ने कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे एंड हेल्प्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ये जो नॉन नैम है, ये मूवमेंट नैम मूवमेंट जो चला वो इन एशियन और अफ्रीकन से निकली हुई इंडिपेंडेंट स्टेट्स से का ही एक मिक्सचर है। तो एक अप्रोच आपके साथ है, आप दूसरे 10 लोगों को बताओगे तो अगर वो 10 लोग भी आपके अप्रोच से अग्री करते हैं तो एक ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का, है ना। इसी तरीके से नेहरू जी ने भी ऐसा ही किया और इसी के चलते ये एफ्रो एशियन यूनिटी जो उन्होंने बनाई, ठीक है, वो हुई कारगर साबित हुई। ठीक है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस याद रखना है, मार्च 1947 में हुई। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, एफ्रो और एशिया मतलब अफ्रीका और एशिया की जो कॉन्फ्रेंस थी वो इंडोनेशिया में हुई 1955 में, जिसको हम कॉमनली बांगडून कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये बांगडून कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, किस समय हुई, कौन से ईयर में हुई, किन किन के बीच हुई, ये सब आपको याद रखना है। और फाइनली इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम, फर्स्ट समिट ऑफ नैम। पहली समिट जो एक नैम बना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बना, उसकी जो पहली सबमिट थी, एक पहली मीटिंग जो थी वो कहाँ हुई, बेलग्रेड में हुई सितंबर 1961। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि नेहरू जी की अप्रोच क्या थी। हमने पढ़ा कि हमने किस तरीके से दोनों ही कैंप से डिस्टेंस रखा, अपने फॉरेन पॉलिसी का एक बेस क्या बनाया कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी भी स्टेट या किसी भी दोनों ग्रुप से पार्ट नहीं बनेंगे, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ज्वाइन करेंगे। क्लियर। हमने देखा एशियन अफ्रीकन यूनिटी चाहते थे नेहरू जी, एंड यही हुआ जब इंडिया ने पहली बार एशियन और एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करी 1947 मार्च 1947 में। द अफ्रीकन एशियन कॉन्फ्रेंस अफ्रीका और एशिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 1955 में हुई, जिसे बांगडून कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। एंड ये फाइनली इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। ये चीज़ देखो, कंफ्यूज नहीं होना, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अलग है और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलग है। तो नैम और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अलग है। मेरी एक सोच है, मेरी एक पॉलिसी है कि मैं कभी भी किसी गलत काम में नहीं इन्वॉल्व होती, तो ये मेरी पॉलिसी है। और अगर मैं अपने इस गलत काम को, या ये कह सकते हैं कि मेरी इस सोच को, इस पॉलिसी को मैं एक 10 लोगों के से जुड़ करके ग्रुप बनाकर एक मूवमेंट के तौर पे चलाती हूँ, तो वो अलग हो जाता है। तो ये दोनों, ये दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे समझना। और यही नैम की जो पहली सबमिट हुई वो 1961 सितंबर में हुई। क्लियर। अब इंडिया एंड चाइना, हम रिसेंट टाइम्स में भी देखें तो इंडिया एंड चाइना आजकल बहुत जगह छाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम क्या समझने वाले हैं कि इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस हैं। ऑब्वियसली हमने एशिया के बारे में बात कर ली, हमने अफ्रीका के बारे में बात कर ली कि हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, एक इंटरनेशनल एक अरीना या कह सकते हैं इंटरनेशनल आउटलुक हम इंडिया का हमें देख लिया कि कैसे हम पंचिल एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे, या जितने भी आगे आने वाले डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। हम हर एक इंटरनेशनल लॉ और पॉलिसी ट्रीटी का हम स्वागत करेंगे, विल वेलकम इट। ठीक है, बट अपने ही रिलेशंस, अपने ही नेबर्स के साथ इंडिया के, या इमीडिएट नेबर्स के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस थे। पहली चीज़ हम समझेंगे इंडिया और चाइना। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है 1949 में चाइना में एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन क्या, एक बदलाव, जब लोगों ने अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहा। ठीक है, तो चाइना में वो चीज़ आई 1949। क्लियर। वल्लभ भाई पटेल अपोज्ड इंडियाज़ हेल्प ऑफ चाइना, और इसी की ड्यूरेशन में जब इंडिया ने अंडर जी लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने कहा कि हम चाइना की हेल्प करेंगे।
क्योंकि चाइना में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक बदलाव चाहते हैं अपने करंट सिचुएशन से, ठीक है। बट वल्लभ भाई पटेल ने उस समय उनका अपोज किया। तो इस चीज़ को याद रखना है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन कब हुआ? 1949 में। किसने अपोज किया है? वल्लभ भाई पटेल ने। फाइनली हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी एंड चाइनीज प्रीमियर ज़ू नेल ऑन 29th of April 1954। अब पंचशील अग्रीमेंट क्या थे, क्या नहीं था, कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ नॉट, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन any doubt, any queries in the comment section, and I'll take that up in my next video. So keep following, keep liking, and keep subscribing to the channel, everyone. Thank you.